अगर आपने हाल ही में खबरें देखी हों तो आपने भारत के दो बड़े सैन्य अभ्यासों के बारे में जरूर सुना होगा, मैत्री 2025 और युद्ध अभ्यास 2025। दोनों सितंबर में होने वाले हैं, लेकिन एक भारत में, दूसरा अलास्का की बर्फीली वादियों में। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे संयुक्त अभ्यास का असली फायदा क्या है? मुझे तो लगता है सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अलग अलग देशों के सैनिक एक दूसरे की रणनीति, तकनीक और सोच समझ पाते हैं। और जब थाईलैंड या अमेरिका जैसा साथी हो तो दोनों तरफ की समझ और भरोसा भी बढ़ता है। वैसे भारत में मेघालय के उमरोई में हो रहा अभ्यास काफी दिलचस्प रहेगा। वहां का टेरेन भी तो खास है। बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में ट्रेनिंग करना अपने आप में चुनौती है। और सोचो, जब वही टीम फिर अलास्का की सर्दी में अमेरिका के साथ ट्रेनिंग करेगी, दोनों जगहों के हालात ही बिल्कुल अलग। वैसे कई लोग पूछते हैं कि इन अभ्यासों में सीखे गए सबक असली युद्ध में कितने काम आते हैं। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। असली युद्ध के हालात तो हमेशा अलग होते हैं, लेकिन संयुक्त अभ्यास में जो तालमेल बनता है वही असली संपत्ति है। जैसे उस वक्त भाषा, तकनीक या संसाधनों की बाधा कम महसूस होती है, और हाँ, दोस्ती भी मजबूत होती है। यही शायद लॉन्ग टर्म में सबसे अहम है। वैसे जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो विक्रम 32 चिप का जिक्र तो बनता है। पूरी तरह भारतीय डिजाइन, निर्माण और पैकेजिंग, यह तो वाकई कमाल की बात है। इस चिप का असली महत्व कहाँ देखते हो तुम? देखो, भारतीय सेमीकंडक्टर का सपना सालों से चल रहा था, और विक्रम 32 उसी दिशा में बड़ी छलांग है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ रक्षा में, बल्कि ऑटो, टेलीकॉम, आईओटी जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी होगा। आप सोचो, जब सरकार 76,000 करोड़ का निवेश कर रही है, तो भारत अब दूसरे देशों पर निर्भर कम रहेगा। सही कहा। और मुझे लगता है इससे छोटे स्टार्टअप्स और इंजीनियरों को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। एक और बात, स्वदेशी चिप देश की साइबर सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा कदम है, क्योंकि डेटा अब देश में ही रहेगा। बिल्कुल, अपनी तकनीक का मतलब है अपनी शर्तों पर चलना। वैसे टेक्नोलॉजी से याद आया, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 भी आने वाला है, जहां हेल्थ टेक इनोवेशन दिखेगा। ये तो मानना पड़ेगा, भारत अब हर मोर्चे पर एक्टिव हो रहा है। अब जरा सरकार की ऑडिट और अकाउंटिंग की दुनिया की बात करें। कुछ लोग अक्सर कैग और सीजिया को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, नाम भी मिलते जुलते हैं, पर इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? कोई मजेदार उदाहरण है तुम्हारे पास? एकदम सही पकड़ा। अक्सर लोग सोचते हैं दोनों बस हिसाब देखने वाले अफसर हैं, लेकिन असल में कैग तो देश के हिसाब किताब की जांच करता है, एक तरह का ऑडिटर है, जबकि सीजीए असल में सारे सरकारी अकाउंटिंग का बड़ा मैनेजर है। जैसे कैग तो देखता है कि पैसे का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं, और सीजीए खुद वो हिसाब बनाता है। वाह, अच्छा समझाया। तो कैग संविधान में दर्ज पद है और सीजीए फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। मतलब एक पॉलिसी वॉचडॉग और दूसरा ऑपरेशनल हेड। वैसे हाल ही में टीसीए कल्याणी सीजीए बनी है और कैग हैं संजय मूर्ति। दोनों ही अपने अपने रोल में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मुझे लगता है दोनों के तालमेल से ही सरकारी फंडिंग और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, और अब डिजिटल युग में तो इनका रोल और भी बढ़ गया है। हर ट्रांजैक्शन का हिसाब और ऑडिट ट्रैक रखना इतना आसान नहीं होता। खेल और संस्कृति की बात करें तो नई दिल्ली को बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी मिलने वाली है। शहर की रौनक देखते ही बनेगी। और डच ग्रां प्री 2025 में ऑस्कर पियास्त्री की जीत भी सुर्खियों में रही। वैसे संस्कृति में भी कुछ नया है। ब्रिटिश संग्रहालय असम को 16वीं सदी का वृंदावनी वस्त्र उधार देने जा रहा है। ये तो मुझे खास तौर से अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक वस्त्रों की घर वापसी एक भावनात्मक मामला भी है। शंकरदेव द्वारा बना वह वस्त्र असम की पहचान है, और उसकी प्रदर्शनी से युवाओं में सांस्कृतिक गर्व जागेगा। सच कहो तो जब इतिहास और आधुनिकता साथ आते हैं तो समाज में एक नई ऊर्जा दिखती है। और खेलों में
बैडमिंटन जैसा इवेंट भारत के लिए ग्लोबल स्पॉटलाइट लाता है, युवाओं को भी मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है जितनी तेजी से भारत खेल, संस्कृति और तकनीक में आगे बढ़ रहा है, उतना ही जरूरी है कि हम अपनी जड़ों और नई पहलों को पहचानें। वैसे छत्तीसगढ़ में भी कुछ बड़ा बदल रहा है, चलो उसकी भी बात करें। अब जब बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो वहाँ हाल ही में प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क उरला में बना है और नया विश्वविद्यालय भी, जगरानी देवी विश्वविद्यालय। इससे शिक्षा और इंडस्ट्री दोनों को बूस्ट मिलेगा। सही कहा। और सबसे मजेदार अपडेट तो ये है कि छत्तीसगढ़ को 4 नई ट्रेनें मिलने जा रही हैं, वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस। अब दुर्ग से वाराणसी, जबलपुर, मुंबई और कामाख्या तक की दूरी कम समय में पूरी की जा सकेगी। सोचो, यात्रा में 1 से 5 घंटे तक की बचत। ये तो यात्रियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। नए विश्वविद्यालय से शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। सच पूछो तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और जब शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग साथ बढ़ते हैं, तो प्रदेश की प्रगति कई गुना तेज हो जाती है। उम्मीद है बाकी राज्यों को भी ऐसे प्रयोगों से प्रेरणा मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा आगे और क्या क्या नया आता है।